चाहे शादी का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। एपिसोड 71 अधिराज कोबरा की फाइटिंग। आरू अधिराज के अनकहे जज्बात। अब आगे। अब तक अधिराज, वैभव और भैरवी तीनों ही बहुत बड़े क्लब में जाकर इस समय खड़े थे और वही उन सबके अंदर जाते ही हर किसी की नजर उन लोगों पर थी। तभी एक लड़की अधिराज को प्रोवोक करती है तो अधिराज उसे कमर से पकड़ अपने पास खींचकर उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोलता है, बेबी हर जगह मुंह मारती हुई लड़कियां मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कह उसे झटके में छोड़ देता है जिससे वो लड़की वहीं पर गिर जाती है। वो लड़की उसे गुस्से में देखने लगती है पर अधिराज अब तक आगे बढ़ चुका था। वहीं कुछ देर बाद अंदर अधिराज और बाकी सब जाते हैं तो सामने मैन को पाते हैं जो अपने हाथों में सिगार लिए उसी को देख मुस्कुराया जा रहा था। वह इस समय एक बड़े से किंग साइड सोफा पर बैठा हुआ था। वही अधिराज जाकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है। वही वैभव और भैरव दोनों उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। तभी मैन उसकी तरफ वाइन का गिलास बढ़ाते हुए बोलता है, मिस्टर राजावत, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे। सोच से कहीं ज्यादा निकले आगे तुम। ये बात सुन अधिराज बोलता है, जब तुमने मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता ही कर लिया तो तुम्हें इतना भी बात पता चल गया होगी कि मैं राजावत हूँ, अपने बात से कभी नहीं मुकरता। ये कह भरे हुए गिलास को वाइन पीने लगता है तो वही सामने इस समय मैच चल रहा था। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, हेलो गाइस, अब तक हमारा 2 मैच होने वाला था किंग कोबरा से, पर अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि तीसरा भी कोई है जिसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है और शायद अपनी मौत लिखवाने आया है। वही सामने एक आदमी जिसके पूरी बॉडी पर एक कोबरा का टैटू बना हुआ था, यहाँ तक कि उसके सिर पर भी बाल की जगह टैटू ही दिख रहे थे। वही शरीर देखने में इतना ज्यादा लंबा चौड़ा कि कोई भी देख दहल जाए, पर चेहरे पर एक मास्क था जिसने कोबरा को चुनौती दी थी, उसकी भी हालत खराब हो जाती है। वह दूसरे देश का आया हुआ एक बॉक्सर था और उसने सोचा नहीं था सामने वाला ऐसी पर्सनैलिटी का होगा। वह रिंग मैच से वापस उतरने को होता है तभी कोबरा उसका पीछे से गला पकड़कर उसे वहीं पर पटक बोलता है, कोबरा अपने चेहरे को कभी नहीं दिखाया। वह एक मिस्टीरियस मैन था। वही कोबरा की बात सुन वह इंसान जो उससे लड़ने आया था, ये सुनते ही वह आदमी डर से कांपने लगता है, पर अब वह जान चुका था वह वापस नहीं जा सकता। वही नीचे खड़ा एक और आदमी जो उसका दूसरा मैच था लड़ने का, वह भी धूम दबाकर भागना चाहता था पर ऐसा कर नहीं पाया। कोबरा के आदमी उसे घेर कर खड़े हो गए थे। कोबरा की एक आदत थी, वह जब तक सामने वाले की जान नहीं ले लेता था तब तक उन लोगों से लड़ता ही रहता था क्योंकि उसे कोई चुनौती दे उसे बिल्कुल नहीं पसंद आई। मैच शुरू हो चुकी थी पर वह शुरू कहीं से लगी नहीं रही थी क्योंकि 1 मिनट भी नहीं बीता था। अब तक कोबरा उसे कितनी बार पटक चुका था और वह आधी बेहोशी में या यूं कहा जाए मरने की स्थिति में पहुंच चुका था। वही मैन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। अधिराज भी अपनी वाइन से भरा गिलास पीते हुए सामने ही देख रहा था पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन न जाने क्यों उसकी नजरें कोबरा की आंखों के ही सामने थी, जैसे वो उस मास्क के पीछे छुपे इंसान को वो देखना चाहता था, जानना चाहता था। ये देख मैन के अंदर और उत्साह भर जाता है क्योंकि अब तक अच्छे लोग दहल गए थे पर देखना चाहता था कि आखिर इस इंसान से कैसे होगी युद्ध। पर वह ये कॉन्फिडेंस था कि कोबरा ही जीतेगा। तभी उसके बाद कोबरा हाथ नीचे कर उस दूसरे आदमी को भी ऊपर स्टेज पर खींच लेता है और उसे बॉक्सिंग करने को बोलता है। उस बेचारे की तो पहले ही हिम्मत खराब हो चुकी थी, कुछ देर भी नहीं बीता था उसको भी कोबरा पटक पटक कर हालत खराब कर देता है क्योंकि यह डेथ एंड डेयर था। तभी कोबरा हंसते हुए बोलता है, कोई है जो मुझे चुनौती दे सके। ये कह ही रहा था तभी वहां पर एक आवाज गूंजता है, अगर मैंने तुम्हें चुनौती दे दिया और यदि तुम हार गए तो क्या करोगे। ऐसी बातें सुन पूरे स्टेडियम में शांति फैल जाती है। सभी उस दिशा पर देखने लगते हैं जहां पर इस समय अधिराज बैठा हुआ था। वही कोबरा की नजर जब अधिराज पर जाती है तो वह उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगता है। अधिराज इस समय ब्लैक रंग की सूट में था। लंबाई, पर्सनैलिटी तो बेहद अट्रैक्टिव थी पर उसकी आंखों में कुछ आकर गुजर जाता है पर उसे इग्नोर कर वह हंसने लगता है और बोलता है, यो इंडियन, तुम मुझसे लड़ोगे। ये सुनते ही अधिराज अपने पैक को खत्म करते हुए बोलता है, इंडियन तो तुम भी हो। नाम और चेहरा छुपाने से कोई अंग्रेज नहीं बन जाता। ये सुनते ही कोबरा एक पल की चुप हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा था किसी ने ऐसा जवाब दिया था। तभी कोबरा दहाड़ते हुए बोलता है, मैं बातों से नहीं हाथों से जवाब देता हूँ, हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। वही मैक तो मजे ले रहा था। तभी उसका एक बॉडीगार्ड उसके कान के पास झुककर बोलता है, बस इतनी अकड़ दिखा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही बार में बेचारा का कहीं अता पता ही ना चले। ये सुनते ही मैक उसे घूरता है तो वह बॉडीगार्ड सीधा हो जाता है। तभी अधिराज उठकर खड़ा होता है। तभी वैभव उसके कान के पास जाकर बोलता है, क्यों अपनी पहलवानगिरी यहाँ दिखाना चाहता है। अरे हड्डी टूटी तो इज्जत का कबाड़ा बनाकर तुझे क्या ही मिलेगा, क्यों ना इस पहलवान को भेज दे। ये कह वो भैरव को इशारा करता है तो भैरव उसे घूरने लगता है। फिर भैरव भी कहता है, बॉस मैं जाऊं। ये सुनते ही अधिराज उन दोनों को घूरते हुए बोलता है, अपनी बकवास और अपना दिमाग अपने पास रखो। ये बोल वह अपना कोट उतार उन दोनों के मुंह पर फेंकता है। वही वैभव अपने मन ही मन बोलता है, हे भगवान, इसकी जान बचा देना, मेरी बहन का सुहाग है, इसे कुछ हो गया तो बेचारी नई नई दुल्हन बनी, मेरी बहन का क्या होगा। ये सब वह बोल ही रहा था तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। वह देखता है कि बरखा का कॉल था। ये देख वह फोन काट देता है पर लगातार 3 से 4 बार कॉल आता रहता है तो वह खिजलाकर फोन उठाता है और बरखा को डांटते हुए बोलता है, क्या है, क्यों इतनी रात को तू परेशान कर रही है, सोना नहीं है क्या तुझे। ये सुन उधर से एक आवाज आती है, आप कहाँ हो इस समय भाई। ये सुनते ही वैभव एक बार अपने मोबाइल को देखता है और फिर वैभव बोलता है, आरू क्या हुआ तुझे, तू इतनी रात को क्यों कॉल की है तू। तभी आरू उससे पूछती है, आप कहाँ हो भाई। ये सुन वैभव को अजीब सा लगता है क्योंकि आरू ने आज तक उसे फोन कर ऐसे कुछ नहीं पूछा था। तभी वैभव बोलता है, मैं ठीक हूँ, अब तुम सो जाओ, बच्चा फोन रखो। तभी आरू की उसे सिसकने की आवाज आती है। ये देख वह घबरा कर बोलता है, अब तुम्हें क्या हुआ। तभी आरू बोलती है, भाई प्लीज फोन मत काटना, आप सच सच बताओ आप कहाँ हो, मेरा दिल घबरा रहा है। ये सुन पहले तो वैभव समझ नहीं पाता, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह उससे डायरेक्ट पूछ लेता है, क्या तुम अधिराज के बारे में जानना चाहती हो। ये सुनते ही उधर आरू चुप हो जाती है। यह महसूस कर वैभव बोलता है, वह ठीक है, उसकी इतनी टेंशन मत लो। तभी आरू बोलती है, भाई वीडियो कॉल करो ना। तभी वैभव थोड़ा परेशान होते हुए, मैं इस समय किसी और जगह आया हूँ, पर आरू जिद करने लगती है तो वही वैभव बोलता है, वीडियो कॉल नहीं कर सकता पर तुम्हें 10 सेकंड के लिए बात करवा सकता हूँ। आरू के दिल तो धड़कने बढ़ गई थी। तभी अधिराज जो स्टेडियम पर ऊपर चढ़ रहा था तभी अचानक उसके सामने वैभव आ जाता है तो तभी अधिराज उसे घूरकर देखता है जैसे कहना चाह रहा हूँ, मेरे सामने से हट, नहीं तो इस कोबरा को तो बाद में देखूंगा, पहले तेरा ही कोबरा बनाऊंगा। पर वैभव उसके आगे फोन कर देता है। अधिराज एक पल के लिए उसे घूरता है फिर उस कॉल को अपने कान के पास लगाता है तो उधर से किसी की बड़ी हुई धड़कने और गहरी गहरी सांसों की आवाज आ रही थी। यह महसूस होते ही अधिराज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और यह सब देख वैभव को पच नहीं रहा था। वो सोचने लगता है, इतनी जल्दी ये दोनों कैसे एक दूसरे से अटैच हो गए। तभी आरू कुछ बोल पाती कि अधिराज बोलता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये बोल वह फोन वैभव को देने जाता है तभी वैभव जैसे ही अपना हाथ फैलाता है अधिराज उसका फोन पीछे फेंक देता है। वैभव की तो जान ही निकल जाती है क्योंकि उस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से इतनी महंगी फोन खरीदी थी। क्योंकि अधिराज का यही था, जब भी वैभव उसकी बात नहीं मानता था तो अधिराज उसके सबसे कमजोर नस पर वार करता था क्योंकि वैभव फोन का शौकीन था और वह अपने बैलेंस को बचाकर सबसे ज्यादा फोन ही खरीदना था। पर उसकी चीख निकल पाती कि पीछे से भैरव ने उसके फोन को पकड़ लिया था। ये देख वह गहरी सांस लेता है फिर सामने कुछ बोलने को होता है तब तक अधिराज ऊपर चढ़ चुका था, वह भी नीचे जा चुका था। वह भैरव के पास जाकर वह अपना मोबाइल के लिए हाथ बढ़ाता है। भैरव एक नजर उसे देखता है और उसका मोबाइल उछाल देता है और मोबाइल नीचे के चकनाचूर हो जाता है। ये देख वैभव दांत पीसते हुए उसे देखता है पर तब तक स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है। वही कोबरा पीछे टिककर अधिराज को ही देख रहा था क्योंकि उसके सामने 2 लोगों को जो कि अच्छे बॉडी बिल्डर थे उन्हें पटककर अधमरा कर दिया था। उसके बावजूद वह उसे लड़ने के लिए आया था। दोनों की बॉक्सिंग मैच शुरू होती है। यह ओपन था जिसमें कोई किसी भी तरह की फाइटिंग स्किल यूज कर सकता था।
तभी कोच सिटी बजाकर पहले राउंड को शुरू किया जाता है। यह मात्र 10 मिनट का राउंड था जिसमें कि दोनों लोगों को बराबर लड़ना था। अगर 10 मिनट के अंदर कोई हार जीत गया तो उनकी हार को और जीत को दिखाया जाएगा, लेकिन अगर 10 मिनट तक दोनों भी टिके रह गए तो फिर ये दोनों मैच को बराबर का हकदार दिया जाएगा। अधिराज जाकर वहां पर खड़े होकर उसे देख बोलता है, तो चलो इस गेम को एक इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये सुन सामने कोबरा अपनी आंखें उचका देता है तो अधिराज बोलता है, शर्त ये रहेगा मैं जीतूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। ये सुन सामने खड़ा कोबरा बोलता है, जब मैं हारूंगा तब ना, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन का शंका दूर कर देता हूं, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। अगर तू मुझे बराबर भी टिक गया तो भी तू जो कहेगा वह करूंगा। यह कोबरा का वादा है। ये सुनते ही अधिराज के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। तभी अधिराज अपने शर्ट के बटन खोलता है। इस समय चारों तरफ कोबरा का नाम लिया जा रहा था। तभी अधिराज अपना शर्ट का बटन खोल अपनी शर्ट को फेंक देता है। उसकी शर्ट को फेंकते ही उसकी पर्सनैलिटी देख सभी हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। हालांकि कोबरा की तरह उसका ज्यादा बॉडी तो नहीं था, पर फिर भी कम भी नहीं था। पर उसके बॉडी पर बना वह बाज का टैटू, जिसके शिकंजे में एक सर्प बना था, वह निशान जो बेहद खतरनाक लुक उसे दे रहा था। उसके पूरे आधे सीने और आधे पीठ को लेकर वह टैटू बना था। तभी कोबरा उसे देख अपने एक हाथ उसकी तरफ मारता है। उसकी हाथ जितनी ही स्पीड से आती है उतनी स्पीड से अधिराज नीचे झुक जाता है। ऐसे ही कोबरा न जाने कितनी ज्यादा फाइटिंग स्किल शुरू कर रहा था और अधिराज बचने की कोशिश कर रहा था। एक राउंड पूरा हो जाता है, पर न ही कोबरा रुकता है और नहीं अधिराज उसका एक भी मुक्का लगा पता है। ये देख कोबरा हैरान था और साथ में ही खुश, क्योंकि कोई पहली बार उसकी टक्कर का मिला था। दूसरा राउंड शुरू होता है जो कि अधिराज की बारी थी। अधिराज कोबरा की आंखों में देख रहा था, कोबरा भी उसे ही देख रहा था। तभी अधिराज उसकी तरफ अपने हाथ कर अचानक कर उसकी तरफ पैर से वार करता है। कोबरा जो उसके हाथ को रोकने की कोशिश करता है, पर उसके पेट के वार से एक पल के लिए पीछे हो जाता है। पर अगले ही पल वह अपने सेंस है और उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाता है और वह बोलता है, ओह तो यानी तुम मुझसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अधिराज अपना अगला बार करता है, पर वह उसके हर बार बहुत सटीक तरीके से पकड़ता जाता है। ऐसे ही करके दूसरा राउंड पूरा हो जाता है। धीरे धीरे 4 मिनट से 5 मिनट 6 मिनट मैच टाइम भी जाता है। सभी नजरें गड़ाए बैठे थे कि आखिर यह हो क्या रहा है, कोई जीत या कोई हार क्यों नहीं रहा है। और पहली बार ऐसा था कि लोग हारने जीतने से ज्यादा इस लड़ाई को देखने में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि कोबरा जैसे इंसान को कोई टक्कर दे रहा था। यही बहुत बड़ी बात थी। वही वैभव चेयर पर बैठकर उन दोनों की लड़ाई को देख भैरव से बोलता है, यार काश पॉपकॉर्न होता, ये लड़ाई देखने में कितना मजा आता। भैरव उसे घूर कर देखता है तो वैभव का मुंह बन जाता है। अब फाइटिंग फ्री स्किल शुरू हो जाती है, जिसमें अचानक कोबरा अधिराज के पास आता है और उसे देख बोलता है, वैसे काफी फिक्र करती है तुम्हारी वाइफ। ये सुनते ही एक सेकंड के लिए अधिराज का ध्यान भटकता है तो कोबरा उस पर वार कर देता है और अधिराज 2 कदम पीछे हो जाता है। चेहरे पर मुक्की पड़ने से उसके मुंह से खून निकल जाता है। ये देखते ही कोबरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अधिराज उसके पास जाता है और उसके चेहरे पर एक जोर से मुक्का मारते हुए बोलता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे अपने को कोई आंख उठाकर भी देखे और तुम तो मेरी वाइफ का नाम ले रहे हो। सो सैड। ये बोल उसे 2 मुक्का और जड़ देता है। उन दोनों में काफी ज्यादा फाइटिंग स्किल होती है। तभी कोबरा भी उस पर हावी होता है, पर 10 मिनट अब बीतने वाला था। तभी 10 मिनट की लास्ट की गिनती शुरू हो जाती है। 1 2 3 अधिराज उसे इस तरह से पकड़ा होता है कि वह उसे कभी भी पटक सकता था, पर गिनती पूरा होते ही कोबरा जो छूटने की कोशिश कर रहा था, अधिराज उसे छोड़ देता है। ये देख वह हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर अधिराज चाहता तो उसे पटक कर उसे हरा सकता था, पर अधिराज ने मैच बराबरी की थी। वही मैच जो बड़े ताव से वाइन पीते हुए मैच देख रहा था, वह न जाने कब आंखें फाड़े कब से उन दोनों की स्किल देख रहा था। वही मैच खत्म हो जाती है और बराबरी का टैग दे दिया जाता है। एपिसोड 72। क्या मेरी छुगन इतनी अनजानी है कि पहचान ना सको। अब आगे। अब तक अधिराज और कोबरा में मैच हो गया था, जीत तो नहीं पर हार भी नहीं हुई थी। मैच बराबरी पर रुक जाती है। वही मैक अपने चेहरे की पसीना पोंछ रहा था। वही अधिराज अपने वही शर्ट जिसको उसने डोर पर ही रखा था उसे पहनते हुए कोबरा के पास जाकर उसे देखते हुए बोलता है, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी और अपनी शर्ट भी पूरा करूंगा। याद रखना तुम मुझे मना नहीं कर सकते। ये बोल वह वहां से चला जाता है। वही कोबरा हाथों की मुट्ठी बांधे उसे देख रहा था। वही दूसरी तरफ मैक के पास जाकर अधिराज बोलता है, क्या हुआ मैक, इतनी पसीने, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी संतलत नहीं मान रहा जो तुम इतनी पसीना हो गए। तभी मैक उठते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वैभव वहां पर आते हुए, पर मैक तुमने जो कहा था वह तो पूरी कर दी है। तुमने ये तो नहीं कहा था कि तुम्हें जितना ही है। ये सुनते ही मैक हकलाते हुए कुछ बोलने को होता है। तभी भैरवी बोलता है, शांति से बात मान जा, नहीं तो कोबरा का कब्र तो नहीं हुआ, पर तुम्हारे यहाँ पर हड्डी पसली जरूर कर दूंगा। तभी मैक अधिराज को देख बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें। अधिराज, मुझे कोबरा चाहिए। ये सुनते ही मैक की आंखें बड़ी हो जाती है और साथ ही में वैभव की भी। पर भैरव कुछ शांत सा ही रहता है। तभी मैक हकलाते हुए, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम जानते भी हो वह कौन है। तभी अधिराज सोफे पर बैठते हुए बोलता है, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वह कौन है। ये भी जानता हूँ कि वह किसी का गुलाम है। तभी मैक अपने पसीना पोंछते हुए, तो तुम्हें इतना भी पता होगा कि वह उसके गैंग का सबसे बड़ा गुलाम है जो। तभी अधिराज कहता है, क्या तुम जानते हो कि वह किसके लिए काम करता है। ये सुन मैक बोलता है, नहीं मैं ये तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि वह जिसके लिए भी काम करता है वह हम सबसे कहीं ऊपर है। ये सुनते ही अधिराज बोलता है, तो तुम्हें यही पता करना है और कैसे कोबरा मेरे पास आ सकता है, इसके लिए मैं तुम्हें 2 महीने का वक्त देता हूँ। ये बोल एक नजर कोबरा देखता है जो उसे ही अभी तक देख रहा था। वह उठकर वहां से चला जाता है और जाते जाते बोलता है, मेरी बातों को हल्का लेने की कोशिश मत करना है। उसकी इतनी भारी और दहाड़ भरी आवाज सुन मैक अपने पसीने पोंछते हुए वही बैठ जाता है। अगली सुबह आरू आराम से अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। बरखा उसे उठा उठाकर थक चुकी थी। अब बरखा को गुस्सा आता है तो वह जोर से तकिया खींचकर उसके ऊपर उसको मरती है। तभी आरू की आंख खुल जाती है और वह बोलती है, डेविल। तभी बरखा घुरते हुए, तेरा डेविल नहीं हूं मैं, तेरी मां। तभी आरू अलसाई आंखों से उसे देख सो जाती है। तभी आरू अलसाई आवाज में बोलती है, वैसे टाइम कितना हो रहा है। तभी बरखा बोलती है, आपकी मेहरबानी से 9 बजे बज चुके हैं। तभी आरू बोलती है, अरे यार 9 ही तो बज रहे हैं। तभी बरखा बोलती है, 9 के साथ साथ आपके लिए आपकी प्यारी मां ब्रेकफास्ट बनाई थी, छोले भटूरे, पर उसको आपके वह दोनों चंदू मंदू नंद और देवर बड़े ही चाव से खाए जा रहे हैं। ये सुनते ही आरू झट से उठकर खड़ी हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, कमीनों तुम दोनों तक को मैं छोड़ूंगी ही नहीं। ये बोल जैसे ही जाने लगती है वैसे ही बरखा बोलती है, अरे जाकर कम से कम मुंह तो धो ले। आरू जल्दी जल्दी वॉशरूम जाती है और ब्रश कर 1 मिनट के ही अंदर नीचे की ओर भागती है। ये देख बरखा में सिर हिलाती है। वही आरू जब नीचे जाती है तो देखती है बरखा, प्रियांशु और श्रुति दोनों ही बैठे हुए थे, पर अभी तक किसी को भी ब्रेकफास्ट भरोसा नहीं गया था। ये देख आरू जो भागते हुए आती है और हाफ रही थी, वो पीछे बरखा को गुस्से भरी नजरों से देखती है, पर बरखा जाकर आराम से चेयर पर बैठ जाती है। तभी श्रुति आरू को देख बोलती है, तुझे क्या हुआ, ऐसे भाग रही है जैसे तुझे पागल कुत्ते ने काटा हो। ये बोल वह हंसते हुए प्रियांशु से हाई फाई करने जाती है, पर प्रियांशु चुपचाप उसे ही घुरे जा रहा था। ये देख श्रुति बोलती है, साला जब बात दूसरे की आती है तो मुझे अकेला छोड़ देता है। वही अमित जी उसे अपने पास बुलाकर बैठते हैं और बोलते हैं, आरू बेटा आप नाश्ता करिए, आज आपकी मां ने इतनी टेस्टी टेस्टी खाने बनाए हैं, नहीं तो वही सादा सादा खाना मिलता था खाने के लिए। ये सुनते ही रचना बोलती है, हाँ क्यों नहीं, अभी कल मुझसे इडली बनवाई थी और परसों आलू का पराठा, ये तो कोई खाना ही नहीं होता। ये सुन अमित रचना को घूरते हैं तो वापस रचना उन्हें वापस घूरती है तो अमित तुरंत अपना चेहरा नीचे कर बोलते हैं, साला मेरे तो कोई कदर ही नहीं है। वही आरू अपनी आंखें टिमटिमाते हुए सब देख रही थी, उसे आज फिर से एक अलग ही फीलिंग आ रही थी।
वो मन में बोलती है, देवल अच्छा हुआ आप चले गए, मैं तो अपने इस फैमिली को आपके चक्कर में भूल गई थी। जाइए जहाँ रहना है आपको वहाँ रहिए। वही रचना जी आरू को प्यार से सिर सहलाते हुए उसे सारा खाना परोस रहे थे। ये देख आरू बड़ी मासूमियत से बोलता है, अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद मुझे इतना लाड प्यार मिलने वाला है तो मैं तो बहुत पहले ही शादी कर चुकी होती। यह बोल वह हंसने लगती है। वही अमित जी, राजन जी, विजेंद्र जी हंसने लगते हैं। पर रचना कुछ नहीं बोलती और उसे नम आंखों से देखते ही रहती है। फिर कुछ देर बाद सभी नाश्ता कर लेते हैं तो रचना बोलती है, बरखा आप आरू सौम्या सभी जाए और सौम्या के लिए एक अच्छी सी लहंगा उसे दिला दीजिए। हम अपनी तरफ से उन्हें ये लहंगा गिफ्ट करना चाहते हैं। ये सुनकर बरखा हमें सिर हिलाती है तो अमित जी अपना कार्ड बरखा को देते हैं। कुछ देर बाद वह सभी वहां से निकल जाते हैं। वही एक मॉल के सामने दोनों खड़े थे। वहां पर सौम्या पहले से ही खड़ी थी। सौम्या को देखकर आरू उसके गले लग उसके गाल खींचते हुए बोलती है, ओह दुल्हन तो पहले से ही तैयार है। सौम्या तू दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, तेरी शादी हो गई है कुछ तो लड़कियों वाली हरकत कर। ये सुन आरू अपने कमर पर हाथ रखते हुए, अच्छा जी मतलब शादी के बाद कोई खाना छोड़ देता है, कोई पानी पीना छोड़ देता है, कोई घूमने छोड़ देता है। प्रियू बिल्कुल नहीं। तभी आरू उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, तो मैं भी कुछ नहीं छोड़ सकती। ये बोल हंसने लगती है पर इन सबसे अनजान की कोई उनके ऊपर बड़ी भारी किसी नजर रखा हुआ है और जहां जहां जो जा रहे हैं वहां वहां पीछे लगा हुआ है और लगातार आरू की कई सारी फोटोज खींच रहा है। कुछ देर बाद सभी वहां पर अपने शॉपिंग कर वापस घर को आ जाते। रात हो चली थी। 2 दिन बाद वैभव की सगाई थी। वही आरू अपने कमरे में सोने जा रही थी। तभी रचना जी उसके पास जाकर बैठ जाती है तो आरू उनकी गोद में सर रख देती है। वही बरखा मुस्कुराते हुए नीचे पानी लेने चली जाती है। तभी रचना उसका सिर सहलाते हुए बोलती है, बच्चा आप खुश तो है ना। ये सुन आरू उन्हें एक बार देखती है, फिर अपना चेहरा उनकी तरफ कर बोलती है। ये सुन रचना के चेहरे पर एक सुकून आता है। वह उसका चेहरा अपने हाथों में रख बोलती है, बेटा मेरे कहने का मतलब वह आपके साथ कुछ गलत व्यवहार तो नहीं करता है ना। मेरे कहने का मतलब है वह आदमी। आरू उठकर बैठ जाती है और रचना को देख बोलती है, माँ क्या आप उस देवल की बात कर रहे हैं। ये सुन रचना उसके चेहरे को देखते हुए हाँ में सिर हिलाती हम है। तो आरू बोलती है, आपको पता है माँ मेरी कोई बात नहीं सुनते और तो और हमेशा अपनी मनमानी करनी होती है। आरू ये सब बोली जा रही थी। वही रचना के चेहरा के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। तभी रचना बोलती है, क्या हुआ बेटा, क्या उन्होंने आपके साथ कोई जबरदस्ती की। ये सुनते ही आरू उन्हें देखते हुए बोलती है, नहीं माँ मेरे कहने का मतलब ये है कि तभी रचना बोलती है, बेटा तुझे मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ वह इंसान कैसा है। बस तुम एक बार बता। उनको इतना पैनिक करते देख आरू उनके हाथों को पकड़कर उनका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए होती है, माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस ये कहा कि मुझे वह मेरे मन का करने नहीं देते हैं, बाकी वह मेरी बहुत केयर करते हैं। ये सुनते ही रचना उसे देखने लगती है तो आरू बोलती है, हमें रहे कुछ दिन हुआ है पर मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं जिस इंसान से बचपन से डरती थी वह इंसान से मुझे 2 पल के बाद ही डर खत्म हो गया। आपको पता है ऐसा क्यों। रचना आरू को ही देखे जा रही थी। तभी आरू बोलती है, क्योंकि वह मेरी बहुत केयर करते हैं। मैं यह नहीं कहूंगी माँ हमारे बीच प्यार है या नहीं है, बट हम दोनों पति पत्नी हैं और वही एक अच्छे पति हैं। ये सुन रचना को एक पल के लिए तो विश्वास नहीं होता पर फिर भी वह आरू की आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी देख सकती थी। तभी आरू बोलती है, मैं उनसे नाराज हूँ क्योंकि वह बिना बताए चले गए। पर आपको पता है माँ मेरी जब से उनसे शादी हुई उसके बाद जब मैं उनके साथ रहने लगी मुझे उनकी आदत हो गई है। आपको पता है मुझे रात को नींद तक नहीं आती क्योंकि मुझे उनके पास सोने की आदत हो चुकी है। ये सुनते ही रचना उसको गले लगा लेती है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, बेटा आपकी जिस चीज में खुशी होगी हम वही करेंगे, आपकी खुशी उनमें है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। कुछ देर बाद रचना चली जाती है। वही बरखा जो डोर पर खड़ी आरू की सारी बातें सुन रही थी वह मुस्कुराए जा रही थी। रात काफी हो चली थी। वही आरू मोबाइल में कुछ न कुछ देखे जा रही थी और बरखा को परेशान किया जा रही थी। तभी बरखा के मोबाइल पर कॉल आता है। बरखा अननोन नंबर देख इस कॉल उठाती है। कुछ देर बाद उधर से कुछ कहा जाता है। बरखा की आंखें शौन से फटी हुई थी पर वह अपनी हैरानी को छुपाते हुए आरू से बोलती है, आरू चलना बाहर मुझे कुछ काम है। ये सुन आरू उसे आंखें खोलकर देखती है और बोलती है, कौन सा काम। तभी बरखा बोलती है, चल मेरा बाहर कुछ छुटा है, जल्दी चल नहीं तो रात के मौसम से खराब हो जाएगा। तभी आरू बोलती है, मैं नहीं जा रही। तभी बरखा बोली, तुझे पता है ना मैं कितनी डरपोक हूँ और तू बहादुर है। ये सुनते ही आरू उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोलती है, क्या तूने यह बात मान ली कि तू डरपोक है। बरखा मन ही मन बोलता है, कितनी बकवास करती है। तभी आरू उठकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे जाती हैं। अब तक रचना जी भी अपने कमरे में जा चुकी थी। तभी आरू बाहर जाती है तो बरखा बाहर की एक लाइट जलाती है जिससे काफी दूर तक रोशनी फैलती है। वही बरखा आरू को लेकर कुछ ही दूर पर खड़े एक पेड़ के पास ले जाती है। तभी बरखा से आरू बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू मुझे चुड़ैलों के बीच में छोड़ने वाली है। तभी बरखा बोलती है, चुड़ैलों के बीच में तो नहीं पर तुझे एक राक्षस के पास जरूर छोड़कर जा रही हूँ। ये बोल वह तुरंत भागकर चली जाती है। आरू की आंखें बड़ी हो जाती है और वह कुछ बोलने की होती है। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। यह महसूस होते ही वह जोर से चिल्लाती है पर वह चीख पाती कि कोई उसके मुंह पर हाथ रख इस कमर से पकड़ अपने पास खींच लेता है। आरू की तो सांसें ही अटक जाती है। वह कुछ और पाती तभी पीछे से कोई उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोलता है, क्या मेरी छुअन इतनी अनजानी है जान की मुझे पहचान न सको। एपिसोड 73। अधिराज, आरू किस जब से तुम्हारी बहन से शादी हुई है किसी लड़की के साथ भटकने नहीं देते। अब आगे बरखा के अचानक छोड़कर चले जाने पर आरू का तो डरकर हालत ही खराब हो जाती है। भले ही वह सबके सामने बहुत बहादुर बनती थी पर वह अंदर से बहुत ज्यादा डरपोक थी। वह लोगों के साथ ही अपनी मजबूती दिखाती थी। बरखा के भागने पर वह भी जाने को होती है। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। यह महसूस होते ही उसकी तो डर का और हालत खराब हो जाती है। तभी वह चिल्लाने की होती है कि पीछे से कोई उसके मुंह पर हाथ रख उसे कमर से पकड़ अपने पास खींचकर बोलता है, क्या मेरी छुअन इतनी ज्यादा अनजानी है कि तुम मेरी आहट को ना समझ पाओ। यह आवाज सुनते ही आज जो चिल्ला रही थी पर उसकी जुबान आवाज उस इंसान के हाथों के नीचे दबी हुई थी। वह शांत हो जाती है। तभी वह आदमी उसे पीछे से पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लेता है। आरू के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, डेविल। वही खुद का नाम डेविल सुन अधिराज उसे और भी ज्यादा अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके हाथ आयु के कपड़ों के नीचे यानी कि पेट पर कसते चले जा रहे थे और वह अपनी आंखें बंद कर अधिराज की मौजूदगी को महसूस करने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह झट से अधिराज को अपने से दूर कर उसकी तरफ मुंह कर उसे देखने लगती है। अधिराज इस समय ब्लैक रंग की शर्ट में और ब्लैक रंग के पैंट में बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। इस समय अधिराज की शर्ट की 1-2 बटन खुले हुए थे। ये देख आरू अपना सलाइवा गटकते हुए मुंह बनाकर बोलती है, आप कौन है। ये सुनते ही अधिराज आंखें छोटी कर बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। ये बोल वह उसकी कमर को पकड़ अपने पास खींच लेता है और उसके बेहद करीब जाकर उसके नाक से नाक रब करते हुए बोलता है, कहो तो मुझे बहुत तरीका है याद दिलाने के लिए कि मैं कौन हूँ। ये बोल उसके कमर पर से हाथ चलाते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर उसके आगे की बॉडी की तरफ ले जाने लगता है। आरू की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और अधिराज की शर्ट पर अपने हाथ कसकर पकड़ लेती है। ये देख अधिराज ने चेहरे पर स्माइल आ जाती है और अधिराज उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी उसकी लाइफ में उसकी जिंदगी एक लड़की में सिमट कर रह गई। अब इस लड़की के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता था। इससे दूरी अब उसे बेचैन कर देती थी जो शायद अब जाकर उसकी बेचैनी खत्म हुई थी। वही अधिराज आरू को एक बार खुद से दूर कर ऊपर से नीचे देखता है। आरू ने इस समय लॉन की शर्ट पहना हुआ था और नीचे हॉट पैंट जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे उसने शर्ट के अलावा कुछ पहना ही ना हो। ये देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है। अधिराज को खुद को देखते देख आरू हकलाते हुए बोलती है, वो मैं। अधिराज आरू को अपने पास खींच लेता है और उसे अपनी कार से सटाते हुए बोलता है, तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ आती कि मैं तुम्हारी इस तरह से बॉडी को किसी और को देखने नहीं देना चाहता।
यू आर माइन, क्या तुम भूल गई? ये सुन आरू उसे सिर्फ देख रही थी, फिर वह आगे बढ़कर अधिराज के गालों को चूम लेती है और बोलती है, आई नो मैं सिर्फ आपकी हूँ, पर मैं ऐसे कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। अधिराज आरू के चेहरे को देखते हुए बोलता है, आई मिस यू। ये सुनते ही आरू उसे देख बोलती है, आई डोंट मिस यू टू। तभी अधिराज एक टक आरू को देखने लगता है, फिर आगे बढ़कर उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है। यह महसूस होते ही अचानक आरू की बॉडी में एक कट सा दौड़ जाता है और आंखें बंद हो जाती है। वह भी अधिराज के बालों में अपने हाथ फंसाकर अधिराज की किस को महसूस करने लगती है। अधिराज के ऐसे किस करने से आरू के अंदर एक अलग सी ही सनसनाहट फैल रही थी। वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वही अधिराज उसे पलटकर खुद कार से टिककर आरू को बेहद पैशनेटली किस करने लगता है। वह और के होठों को बेहद शिद्दत से चुमे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक दिन की दूरी न होकर सालों की दूरी हो। वही आरू अधिराज के ऐसे प्यार से पिघलती जा रही थी। उसके हाथ अधिराज के खुले सीने पर नाखून धंसने लगते हैं। जब अधिराज को फील होता है कि आरू सेंसुअल बहुत ज्यादा गहराई तक जा रही है तो वह उससे दूर हो जाता है, क्योंकि वह जानता है आरू के हार्मोन सभी उसके कंट्रोल में नहीं रहते थे। इसलिए वह हर समय हद से गुजर जाना चाहती थी। काफी देर के किस के बाद जब आरू को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो वह आरू को छोड़ता है, पर फिर भी खुद से पकड़े रहता है। आरू गहरी सांस लेते हुए अधिराज के सीने पर कर रख देती है। तभी अधिराज एक गहरी सांस लेकर बोलता है, चलो यहाँ से। उसके ऐसा कहते ही आरू की आंखें बड़ी हो जाती है और बोलती है, कहाँ? तभी अधिराज उसे घुटकर राजावत हाउस और कहाँ? ये सुनते ही आरू बोलती है, पर मैं यहाँ तो अभी ही आई हूँ। ये सुनते ही अधिराज उसे घुरते हुए, क्या तुम मुझे इनडायरेक्ट मना कर रही हो? ये सुन आयु हाँ में सिर हिलाती है। ये देख अधिराज उसे घुरता है। वही वैभव जो ऑटो से बहुत पहले ही आ चुका था और अधिराज और आरू को एक दूसरे में खोए देखता है तो पहले ही रुक उधर मुंह करके खड़ा रहता है। जब उसे अधिराज आरू की आवाज आती है तो उन दोनों के पास आकर आरू को घूरते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस समय? ये सुनते ही आरू जैसे ही वैभव को देखती है वह जाकर वैभव से गले से लिप जाती है, भाई आप आ गए। वही अधिराज जब आरू को खुद से दूर वैभव के गले लगाते देखता है तो उसके हाथों की मुठियां कस जाती है। जब यह वैभव देखता है तो वह आरू से बोलता है, बेटू आप अंदर जाओ। ये सुन आरू एक नजर अधिराज को देखती है तो वैभव थोड़ी तेज आवाज में, मैंने कहा ना आप अंदर जाओ। ये सुनते ही आरू अंदर चली जाती है। वही उसके जाने के बाद वैभव अधिराज को घूरते हुए, वह मेरी बहन है तो अपना ये जेलस और गुस्सा किसी और को दिखाना। ये सुन अधिराज आंखें छोटी कर उसे देखता है तो वैभव बोलता है, और तुम इसीलिए मुझे बीच रास्ते पर छोड़कर आए थे कि तुम यहाँ पर आकर यह सब करो। ये सब सुन अधिराज के चेहरे पर स्माइल के साथ बोला, क्या मैं तो अपनी बीवी के साथ था, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? तुम तो मुझे किसी लड़की के आसपास भी भटकने नहीं देते हो। अरे जब से तुम्हारी बहन से शादी क्या हुई है तब से तो तुम एक बीवी की तरह मेरे साथ घूमने लगे हो कि मैं कहीं किसी लड़की के साथ तो नहीं हूँ। तो फिर मुझे अपनी ही बीवी के पास भी आने से पहले मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर वैभव दांत पीसते हुए, अधिराज बात को घुमाओ मत, तुम मुझे बीच रास्ते छोड़कर आ गए। अरे यार मुझे लेकर आते तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी से मिलने नहीं देता। ये सुन वैभव कुछ नहीं बोलता और अधिराज अपनी गाड़ी में बैठ बोलता है, सिर्फ 2 दिन, दूसरे दिन मेरी बीवी मेरे घर पर होनी चाहिए। ये बोल वह अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। एपिसोड 74, प्रियांशु गिरा अधिराज के पैरों में आरू का पार्सल, नफरत दर। अब आगे अधिराज के चले जाने के बाद वैभव अपने कमरे में आ जाता है। वही रचना अपने रूम की खिड़की से बाहर अधिराज और आरू के इस प्यार भरी नोक-झोंक और उनके प्यार को देख रही थी। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि यह अधिराज है, क्योंकि अधिराज ने आज तक उससे सीधे मुंह बात नहीं की, या यूं कहा जाए खुद के घर वालों से सीधे मुंह बात नहीं की, जिससे साफ समझ में आता है कि वह कितना घमंडी है। पर आरू के साथ तो वह बिल्कुल उलट इंसान लग रहा था। अगर उसका चेहरा वही नहीं होता तो कोई भी कह सकता था कि यह कोई दूसरा इंसान है। वही कहीं ना कहीं जो वह आरू के लिए परेशान थी, पर आरू की बातों से वह काफी हद तक अधिराज को देख पा रही थी। पर अब खुद की आंखों से देखे हुए दृश्य को वह झूठला नहीं सकती थी। उन्हें बहुत खुशी तो नहीं थी, क्योंकि वह कभी भी नहीं चाहती थी कि अधिराज से आरू की शादी हो, क्योंकि वह राजावत परिवार से बहुत पहले से जुड़े हैं और उनके हर दुश्मन उनके हर अतीत से कहीं ना कहीं वाकिफ थी। और अधिराज की वाइफ बनना ये बहुत बड़ा अपने आप में खतरा था। पर फिर भी वह रिश्ता जुड़ चुका था जिसके लिए वह कुछ कर नहीं सकती थी। तभी पीछे से अमित उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, अब आपका मुआयना हो गया अपनी बेटी का। ये सुनते ही रचना शकक्का जाती है और वह हड़बड़ाते हुए बोली, कैसा मुआयना? तभी अमित जी थोड़े मजाकिया लहजे में, वही जो अपनी बेटी और अपने दामाद को रोमांस करते हुए देख रही थी। ये सुनते ही रचना हल्की शर्मा सी जाती है। वह तो ये देखना नहीं चाहती थी, पर फिर भी उनकी नजरें वहां पर जा टिकती है और वह सच में जानना चाहती थी कि क्या अधिराज उनकी बेटी से प्यार करता है। वहीं पर अब अमित का ये कहना उसे काफी ज्यादा शर्मा रहा था। तभी अमित उनके गाल खींचते हुए, ओए होए कुड़िए तो शर्मा रही है। ये सुन रचना उन्हें घूरती है तो अमित जी उसे कमर से पकड़ खुद के पास खींचकर बोलते हैं, आपको पता है आप मुझे ऐसे ही शर्माते हुए अच्छी लगती हैं। वो हिटलर वाली नहीं जो हमेशा आंखें दिखाती रहती है। ये सुनते ही रचना के चेहरे पर रिएक्शन फिर से कुछ बदलने वाला होता है कि अमित बिना ज्यादा देर की उनके होठों पर होंठ रख देते हैं, क्योंकि वह जानते थे उनकी और रचना के बीच में बहुत पहले से हर पग पर कड़वाहट थी। कड़वाहट की वजह उनके और उनके बीच में हमेशा दूर दूर रहने की वजह से थी, और होना भी चाहिए। एक नई नवेली दुल्हन जो अपने पति के साथ रहना चाहती हो, पर उसका पति दिन भर रात भर अपनी ड्यूटी की वजह से हमेशा राधिका के साथ ही रहता था। इस बात के लिए उन्हें तकलीफ तो होना जायज था, और फिर भी एक पत्नी होने के नाते उन्हें अपने पति पर विश्वास जरूर था, पर इसी वजह से वह कभी आज तक उन्हें छोड़ नहीं पाई। लेकिन अपने मन की कड़वाहट हमेशा अपने शब्दों से बयां कर देती थी। वही अमित जो चाहता था कि रचना फिर से कुछ बोलेगी, पर वह अपने प्यार के समंदर में उन्हें खींच लेते हैं, यह एहसास करवाने के लिए कि वह उनके हैं। वही आरू अब तक अंदर जा चुकी थी और वही बरखा जो मारे डर के बिस्तर ओढ़कर सोई हुई थी कि कहीं आरू उसकी बयान ना बजाए, पर आरू तो कब की उसके पास बेड पर लेट गई थी, पर उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता। लगभग 10 मिनट बीतने के बाद वह जैसे ही अपना कंबल खींचकर अपनी आंखें खोल अपने बगल में करवट बदलती है, वैसे ही उसकी एक जोर से चीख निकल जाती है, क्योंकि आरू लेटे हुए ही उसे ही आंखें चढ़ा घूर रही थी। ये देख तो बरखा की चीख निकल जाती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि आरू जाकर उसे ही किसी भूतों की तरह घूर रही होगी। वही बरखा के चिल्लाने पर आरू उसे देखते हुए बोलती है, क्यों अब लगा ना डर? ऐसे ही मुझे लगा था जब तू मुझे छोड़कर आई थी। ये बोल वह बरखा के ऊपर चढ़कर उसे पिल्लों से मारने लगती है। अगली सुबह अधिराज इस समय अपने वर्कआउट एरिया की तरफ था। तभी वहां पर आदित्य भी पहुंचता है। आदित्य के साथ साथ वहीं दूसरी तरफ से वैभव भी पहुंचता है। तीनों ही अपना अपना वर्कआउट करने लगते हैं। तभी प्रियांशु गुस्से में बदबदाते हुए वहां पर खड़ा हो जाता है और अपने गुस्से भरी नजरों से अधिराज को देखने लगता है। उसकी नजर जैसे ही अधिराज से मिलती है, अधिराज उसे अपनी आंखें उचकाते हुए घूरता है, तो प्रियांशु रोते हुए जाकर अधिराज के पैरों को पकड़ लेता है और लगभग रोते हुए बोलता है, भाई किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो? मानता हूं कि छोटा हूं, पर मैं किसी का गुलाम नहीं, जो आप सब जो कहोगे मैं वह करूंगा। अरे जिंदगी में एक सुकून की नींद तो मेरी है, उसे तो मत छीनिए। फिर प्रियांशु हाथ जोड़कर विनती कर लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, प्लीज भाई अपने इस नन्हे मुन्ने भाई के लिए, जिसे आप बचपन में सभी से चोरी छुपे एक चॉकलेट दिया करते थे, पर सभी के सामने क्रूर बनते थे, उसकी कसम। उसकी इतनी बेतुके की बातें सुन अधिराज अपने पैरों को झटकता है, पर प्रियांशु उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी अधिराज आदित्य से बोलता है, आदित्य इसकी जितनी भी पॉकेट मनी है उसका एक तिहाई बंद कर दो, वो भी 3 महीने के लिए। ये सुनते ही उसके पैरों को पकड़ प्रियांशु चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं भाई, अगर आपने मेरी पॉकेट मनी छीन ली तो मैं अपनी आरू को घुमाऊंगा कैसे? शॉपिंग कैसे कराऊंगा? तभी अधिराज फिर से उसे झटकता है, तब भी प्रियांशु उसे नहीं छोड़ता, तो अधिराज बोलता है, आदित्य इसके पास कितनी गाड़ियां हैं? ये सुनते ही प्रियांशु उसे छोड़कर 2 कदम दूर छटक जाता है और वहीं पर पुशअप करने लगता है। ये देख आदित्य और वैभव की हंसी छूट जाती है, पर अधिराज के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं थे। वह अपना डंबल करने लगता है। दरअसल भले ही अधिराज दिखाता नहीं था, पर उसे अपने सारे भाई बहनों से बहुत प्यार था।
कुछ जीवन में ऐसे हादसे हो जाते हैं कि इंसान अपने तक ही सिमट कर रह जाता है और वही अधिराज के साथ हुआ था। वह ज्यादा लाड प्यार तो नहीं दिखा पाता था पर उन्हें प्रोटेक्ट करने की हर कोशिश करता था, क्योंकि उसके लिए उसकी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पर प्रियांशु के साथ हुए उस हादसे के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि शायद उसने प्रियांशु पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह घर का सबसे छोटा के साथ साथ हर किसी का लाडला है और इसी वजह से शायद बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ भी है। पर उस हादसे से भले ही प्रियांशु किसी के सामने शो नहीं करता, पर अधिराज हर रात उसके कमरे में जाता था जहां प्रियांशु पसीने से तरबतर रहता था, तो वह उसके माथे को सहलाकर उसे सुलाता था। तभी उसे एहसास हुआ कि प्रियांशु को अंदर से मजबूत करना होगा कि वो कुछ लोगों से लड़ने की ताकत रखे, ना कि दूसरे पर डिपेंड रहे। पर फिर भी यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि प्रियांशु सच में चुलबुला था और शायद यही वजह था कि आरू और प्रियांशु दोनों ही एक ही कैटेगरी में एक जैसे थे, जिसके अंदर दूसरे के प्रति इमोशन भी थे। साथ में अपनी मस्ती कभी खत्म नहीं करते थे, क्योंकि वह मस्ती उनका दिल से था। वहीं दूसरी तरफ आहूजा मेंशन में अनिरुद्ध जो अभी बाहर से अपना वर्कआउट कर अंदर अपने कमरे में आता है और बेख्याली में अपने कमरे में घुस जाता है और अपने भीगे हुए टी-शर्ट को निकालकर वहीं पर रख बाथरूम में चला जाता है। उसके बाथरूम में जाते ही बाथरूम में रिया जो शॉवर के नीचे खड़ी थी अचानक किसी के आहट को सुन वह साइड में देखती है तो सामने अनिरुद्ध को देख उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वही उसके चीखने से अनिरुद्ध भी जो आते ही उसकी नजर रिया पर पड़ी थी और एक पल के लिए उसकी नजर उस पर टिक गई थी। उसके चिल्लाने से वह भी हड़बड़ा कर पीछे हो जाता है। वह जाने लगता है तभी उसे रिया की तेज चिल्लाने की आवाज आती है, बेशर्म का इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे वॉशरूम में घुसने की? क्या तुम्हारे अंदर कुछ शर्म बची है कि नहीं? अनिरुद्ध जो बाहर जा रहा था पर रिया की ऐसी बातें सुन उसके हाथों की मुठिया कस जाती है और वह गुस्से में घूम जाता है, पर रिया अब तक टॉवल को खींचकर खुद को लपेट चुकी थी। वही अनिरुद्ध को अपने पास आते देख वह हड़बड़ा जाती है और वह थोड़ी डर से चिल्लाती है, अभी के अभी कमरे से बाहर निकलो। तभी अनिरुद्ध तो उसके पास खड़ा होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, क्या कहा अभी तुमने बेशर्म इंसान? मैं तो बहुत शराफत से जा रहा था और तुम भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे नामों से नवाजा है। तो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो मैं होता हूं मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं और जो नहीं होता मुझे बनाया जाता है वह तो मैं डेफिनेटली करता हूं। और रही बात तुम कोई गैर नहीं हो, मैं किसी गैर के पास नहीं आया जो मैं अपने सर को छुपाऊं। वाइफ हो तुम मेरी, वह भी लिली, तो यह अपना डायलॉग किसी और के पास मारना। ये बोल वह उसके पास झुकता है और उसके हल्के हल्के दिख रहे क्लीवेज के पास अपनी दांत कड़ा देता है। उसके ऐसा करते ही रिया के चेहरे पर दर्द से एक चीख निकल जाती है। वह खुद के सीने को छुपाने लगती है तो अनिरुद्ध बोलता है, यहाँ पर बाइट करना यह मेरा हक दिखाता है, इसलिए अब मुझे मेरी हद मत सिखाना। इसे देखते ही तुम्हारे अंदर मेरे प्रति जो हद की लकीर है वह भी समझ आ जाएगी। और मुझे बेशर्म बोलने से पहले खुद को देखो, तुम दरवाजा लॉक करके नहाती तो यह नौबत ही नहीं आती। ये बोल वह वही रखे शैम्पू पर अपना हाथ दे मारता है, जिससे शैम्पू दूर छटक जाता है और अनिरुद्ध जोर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर बाहर निकल जाता है। वही उसके ऐसा करने से रिया घबराकर रोने लगती है और रोते हुए खुद से बोलती है, मुझे पता है अनिरुद्ध, तुम यह शादी खुद की मर्जी से नहीं मुझे तकलीफ देने के लिए और अपनी नफरत निभाने के लिए की है जो मेरे भाई के प्रति है। मुझे अच्छे से पता है, पर मैं बहुत जल्द तुम्हारे इस चंगुल से आजाद हो जाऊंगी। यह बोल खुद के सीने को देखती है जहां पर दांत के निशान और हल्के हल्के खून जम गए थे, जो इतना आसान नहीं था कि वह खत्म हो जाए, वही लंबे समय के लिए निशान बन गया था। वही अनिरुद्ध बाहर निकलकर दूसरे कमरे में जाता है और जोर से दरवाजा पटककर वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में शॉवर में जाकर नीचे खड़ा होकर गहरी गहरी सांस लेना लगता है, जैसे खुद के गुस्से को दबा रहा हो और जोर जोर से दीवार पर मारते हुए बोलता है, आई हेट यू, आई हेट यू। तुम सच में मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। अब तुम्हें समझ में आएगा कि नफरत क्या होती है। वही अनिरुद्ध को गुस्से में जाते हुए श्वेता देखती है तो उसे काफी दिनों से शक था रिया और अनिरुद्ध के रिश्ते पर। शादी के बाद जो खुशी को देखने को मिलनी चाहिए वह नहीं नजर आ रहे थे, क्योंकि भले ही अरेंज मैरिज होती है पर कपल दूसरे ही दिन से उनके चेहरे की लाली बताती है कि दोनों खुश हैं। पहले तो उन्हें लगा कि अचानक दोनों की शादी होने से उन्हें कुछ समय लगेगा, पर आज उनकी शादी को लगभग 20 दिन के होने को था, पर उनकी शादी में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। वह मन में बोलती है, क्या हमने इन दोनों की शादी फैमिली प्रेशर में तो नहीं कर दी? मुझे इस बारे में राधिका से बात करना होगा। ये सोच वह नीचे चली जाती है। वही दोपहर हो चली थी। आरू आज अपने आदत से उलट काम कर रही थी। वह सारे मेहमानों की लिस्ट के साथ साथ हर डिशेज को लिस्ट बना रही थी जो कल के फंक्शन में होने वाली थी। तभी बरखा नीचे आते हुए लता को देख बोलती है, क्या बात है, शादी के बाद तो आरू हमारी काफी समझदार हो गई है। ये सुन रचना बोलती है, समझदार तो थी ही, बस लफंगों के चक्कर में बिगड़ चुकी थी। तभी बरखा बोली, माँ अभी मैं आपको उसकी समझदारी दिखाती हूँ। ये बोल आरू जो सब लिस्ट बना रही थी बरखा उस कागज को छीन लेती है। ये होते ही आरू चिल्लाते हुए बोलती है, बखू मेरा लिस्ट दे। ये सुनते ही बरखा लता को उसे पकड़ने के लिए बोलता है तो लता जाकर पीछे से आरू को पकड़ लेती है। हाल में इस समय सभी लोग बैठे थे। तभी बरखा उस लिस्ट को पढ़ते हुए बोलती है, तो माँ सुनिए, कल की सगाई में आरू का बनाया लिस्ट। नाश्ते में बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, मैगी, मंचूरियन, पनीर मंचूरियन, चिली पनीर वगैरह वगैरह। फिर डिनर के लिए दाल मखनी, दाल चावल, फ्राई पुलाव, बिरयानी, हांडी पनीर, कड़ाही पनीर, न जाने कितनी डिश आयु ने लिखी थी। ये सुनते ही रचना जी तो अपना थूक लटकती है। वही ब्रिजेश और अमित दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी सुन आरू रोनी सूरत बनाकर देखने लगती है। अब तक लता भी उसे छोड़ चुकी थी। तभी रचना उसे घूरते हुए, ये तुमने क्या बनाया है? क्या तुम मेरा घर बेच देना चाहती हो? अरे मैं अपना घर भी बेच दूंगी तो इतने मेहमानों के लिए इतनी डिश नहीं दे पाऊंगी। अब तुमको मैं हर चीज नॉर्मल में लिखने को बोला था, तुम एक काम भी नहीं कर पाई। ये सुनते हुए आरू बोलती है, माँ आप ही ने बोला था तुमको जो समझ आए पसंद का लिख दो। तभी रचना जी अपने सिर पर मारते हुए बोलती है, अरे मैंने तुम्हें अपनी पसंद का लिखने को बोला था, पूरी दुनिया भर की पसंद को लिखने को नहीं बोला था। और इतनी डिश सिर्फ तुम खा सकती हो, बाकी कोई नहीं, सब वेस्ट हो जाएगा। ये बोल उस कागज को लेती है और बोलती है, रहने दो, तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा, मैं ही कर लेती हूँ। तभी आरू रोनी सूरत बनाकर, किसी को मेरी कदर नहीं है। ये बोल वह सोफे पर हाथ बांधकर बैठ जाती है। तभी अमित जी बोलते हैं, अरे बेटा हमें है ना तेरी कदर। यह सुनते ही आरू उसे घूरती है और जाकर राजन जी के पास बैठते हुए बोलती है, दादू एक आप ही थे जो मेरे पर नहीं हंसे, बाकी सब लोग मेरे पर हंस रहे हैं। ये सुनते ही राजन जी बोलते हैं, अब मुझे मरना थोड़ी ना था जो मैं हंस लूंगा। ये सुनते ही फिर से पूरे हाल में हंसी गूंज गई थी। वही आरू उन्हें घूरने लगती है। रचना जी मन ही मन बोलती है, तुम्हारे रहने से मेरा घर कितना खुशियों से भरा होता है। तुम चली जाती हो तो सब शांत हो जाते हैं। तभी घर का डोर बेल बजता है तो बरखा जाकर डोर खोलती है तो सामने एक डिलीवरी बॉय था। तभी वह बोलती है, क्या हुआ? तभी डिलीवरी बॉय बोलता है, ये किसी आरू ग्रेवाल के लिए उसका पार्सल है। ये सुन आरू के कान खड़े हो जाते हैं और वो पार्सल बरखा ले पाती। तब तक जाकर आरू दौड़कर जाकर ले लेती है और बोलती है, वैसे मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, पर मेरे नाम का है ना, तुम मुझे देखना चाहिए। बरखा नगावारी से सिर हिलाती है और जाकर डिलीवरी बॉय के पेपर पर साइन कर देती है और मुस्कुराकर उसे जाने को बोलती है। और वही आरू सोफे पर बैठकर उसे बॉक्स को खोलने लगती है। उसे इतनी ज्यादा एक्साइटेड देख सभी उसे देखने लगते हैं। तभी वह बॉक्स को जैसे ही खोलती है, सामने का नजारा देख वह खुशी से उछल पड़ती है। एपिसोड 75, श्रुतिका भैरवी को प्रपोज करना, आरू का प्रियांशु पर लाड बरसाना दोस्ती। अब आगे आरू जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें रखे गए सामानों को देख उछल पड़ती है, क्योंकि उसमें आईफोन था। ये ना ज्यादा महंगा ना ज्यादा सस्ता था, पर एप्पल का आईफोन था, जिसे देख आरू खुश होकर पलटकर चारों तरफ देखती है, जैसे ये कंफर्म करना चाहती हो कि यह उसी का है या किसी और का। वही बाहर से वैभव उसके पास आते हुए बोलता है, क्या बात है, इतनी महंगी फोन भला किसके लिए आया है?
ये सुनते ही आरू बोलती है, पता नहीं पर मुझे अभी पता चला कि हमारे यहाँ डिलीवरी आई है। ये कह उस मोबाइल को निकालने की कोशिश करती है, तभी वैभव की आंखें चमक जाती है और उसे याद आता है कि एक बार अधिराज ने उसका फोन तोड़ा था तो उसके लिए सॉरी पर एक फोन भिजवाया था। ये सोचते ही वह उस फोन को खींचकर बोलता है, बेवकूफ, यह मेरा है ना कि तेरा। ये सुनते ही आरू उस मोबाइल को छीन बोलती है, पर यह मेरे नाम का आया है। ये सुनते ही वैभव उसे घुरता है, तभी फोन रिंग करता है। ये देख आरू के हाथ से फोन छुट्टे-छुट्टे बजता है। तभी वैभव उससे फोन लेकर उस कॉल को रिसीव करता है तो उधर की आवाज सुनते ही उसका मुंह बन जाता है और वह आरू को फोन देते हुए बोलता है, ले तेरा ही है। ये बोल कमरे में चला जाता है। वही आरू अपना समझी में कान पर फोन लगाती है तो उधर से एक भारी आवाज आती है, गिफ्ट कैसा लगा। ये सुनते ही आरू बोलती है, क्या यह मेरे लिए है। उधर से जो कि अधिराज था वह बोलता है, मेरे हिसाब से आरू नाम तुम्हारा ही है जिसे खुद तुमने नामकरण किया हुआ है। ये सुनते ही आरू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह फोन लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वही मुंह आंख ना किया, जो कहा जाए सब फाड़े उसे ही देखे जा रहे थे। आरू को तो ये तक होश नहीं रहा था कि वहां पर उसके माँ पापा दादा सभी लोग बैठे हैं। आरू जो मुंह बनाकर बैठी थी वह खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। तभी रचना बोलती है, ये कैसा फोन था और किसने दिया है। तभी बरखा बोलती है, ये तो नहीं पता मॉम, पर इतना बता सकती हूँ इस फोन की कीमत 50 से 60 हजार रुपए है। ये सुनते ही तो रचना की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी वैभव अपने कमरे से कुछ देर बाद फ्रेश होकर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है तो रचना उसे पराठे देते हुए बोलती है, वैभव किसने फोन दिया। तभी वैभव अपना खाना खाते हुए बोलता है, और कौन, उसका अमीर पति। यह सुनते ही सभी चुप हो जाते हैं। तभी वहां पर आरू भी अपने कमरे से आकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। ये देख बरखा बोलती है, भाई आपको पता है जो ये कुछ पढ़ भी रही थी ना, अब खुद के मोबाइल होने से अब इसका पढ़ना भी कैंसिल। ये सुनते ही आरू मन में बोलती है, अभी तो मुझे मेरे हस्बैंड ने लंबा चौड़ा लेक्चर दिया कि मोबाइल देखना नहीं है, सिर्फ बात करने के लिए रखना है। अब ये भी कोई बात हुई, अब आईफोन में मैं उसे यूज ही नहीं करूंगी तो फिर रखने का क्या फायदा। इससे अच्छा कि मैं कीपैड मोबाइल रख लूं। खुद उसको बड़बड़ाते देख रचना बोलती है, लगता है कि पागल हो गई है। तभी वहां पर धड़धड़ाते हुए श्रुति और प्रियांशु दोनों ही पहुंचते हैं। प्रियांशु की नजर जब वैभव पर जाती है तो मुंह बनाकर बैठ जाता है। तभी प्रियांशु थाली को सीधा करते हुए बोलता है, माँ आप मेरे लिए भी कुछ खाना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। आज मुझे हर किसी से टॉर्चर किया। ये बोल वैभव को घूरने लगता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग वही करा रहा था। उसका वैभव को ऐसे घुना देख बरखा बोलती है, तुझे क्या हुआ भाई को ऐसे क्यों घूर रहा है। तभी श्रुति पराठे को दही में लगाकर खाते हुए बोलती है, ज्यादा कुछ नहीं, बेचारी की तो निकल पड़ी। सुबह सुबह ही उठकर वर्कआउट पर इसे भाई ने लगा दिया है। ये सुनते ही सभी मुस्कुरा देते हैं तो वही आरू प्रियांशु के गालों को सहलाते हुए बोलती है, अले अले मिला बच्चा, जरूर उस राक्षस ने तुझे सुबह उठाया होगा। तेरी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी। यह सुन प्रियांशु पपीसा फेस बनाकर हाँ में सिर हिलाता है। तभी आरू उसे अपने थाली में से कवर खिलाते हुए बोलती है, ले आज मैं तुझे खिलाती हूँ, काफी थक गया है ना। वही उन दोनों को दुनिया जहाँ को भूलकर खुद में लगे देख सभी गहरी सांस लेकर अपना नाश्ता करने लगते हैं। वही कुछ देर बाद राजावत घर के लगभग 1 किलोमीटर घर की दूरी पर एक 2 का मकान, जहाँ पर 2 रूम, एक खाली किचन, एक लेट्रिन बाथरूम पर अच्छा खासा बड़ा था। देखने से ही उसे रूम को कोई छोटा नहीं कह सकता था, पर बेहद ही ज्यादा सिंपल। वही किचन में एक बुजुर्ग आदमी कुछ काम कर रहा था, शायद खाना बना रहा था। तभी डोर खटखटाने की आवाज आती है। उस बुजुर्ग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह जाकर धीरे से दरवाजा खोलता है। तभी एक लड़की अंदर आती है तो वह बुजुर्ग, जो कि इस घर का केयरटेकर और को क्या यूं कहूं फैमिली मेंबर सभी था या यूं कहा जाए वह यहीं पर रहता था, वह एक रूम की तरफ इशारा करता है। वही लड़की अपने बैग को नीचे रख धीरे धीरे उस कमरे में जाती है। उस कमरे का दरवाजा खोलती है तो सामने एक बड़ा सा बेड था जिस पर एक आदमी उल्टे पेट लेटा हुआ था, जो इस समय शर्टलेस था। उसकी पीठ पर एक महाकाल की त्रिशूल पर लिपटा डमरू और उसी में लिपटा नाग का टैटू बना हुआ था। ये टैटू उसकी पूरे पीठ पर था जिससे वह बेहद हॉट भी लग रहा था। वो लड़की उसे ऊपर से नीचे तक बड़ी ही प्यार भरी नजरों से देखने लगती है और वह उसकी पीठ पर हाथ रख उसके ऊपर ही लेट जाती है। यह महसूस होते ही वह इंसान जो अभी बेड पर सोया था उसके हाथों की मुट्ठी बिस्तर पर कस जाती है और वह एक झटके से खुद के ऊपर से उस लड़की को नीचे कर उसकी गर्दन पर हाथ रख देता है और उसे दबाते हुए बोलता है, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है अपनी यह घटिया और बचकानी हरकत कहीं और करना मेरे साथ नहीं। कितनी बार समझाऊं, दूर रहा करो मुझसे। वही वह लड़की जो कि गला दबाने के बावजूद भी उसे देख मुस्कुराते हुए बोलने की कोशिश कर अटकती हुई आवाज में बोलती है, बच्ची हूं तो बचकानी हरकत करूंगी ही, और रही बात तुमसे दूरी तो वह इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आई लव यू। ये सुनते ही वह आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, श्रुति बोलो मत, तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। 13 साल तुमसे बड़ा हूँ, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे और मेरे में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए मेरे पास आकर अपने समय बर्बाद करने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारी बड़ी माँ को बताने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये कह वह उसका गला छोड़कर वह उठने को होता है कि श्रुति उसके गर्दन में हाथ डालकर उसे अपने पास खींचकर बोलती है, मैंने तो जब से अपने प्यार का मतलब समझा है वह प्यार सिर्फ आपसे हुआ। तभी वह इंसान जो कोई और नहीं भैरवी था, वह गुस्से में बोलता है, प्यार नहीं अट्रैक्शन बोलते हैं इसे, जो किसी को देखकर उसके प्रति होता है। तभी श्रुति उसे कसकर अपने हाथों से पकड़कर खींचते हुए बोलती है, प्यार का पहला नाम अट्रैक्शन ही होता है, क्योंकि अगर इंसान के अंदर खिंचाव ही ना हो तो फिर प्यार कैसे होगा। वह इतना ही बोल पाता है कि भैरव उसे छोड़कर उठकर खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, काका काका। ये सुनते ही वह बूढ़ा केयरटेकर घबराते हुए कमरे में आता है तो भैरव गुस्से में बोलता है, इस घटिया लड़की का दिमाग या तो ठीक करे या फिर इसे यहाँ से बाहर फेंके, मुझे अगले 5 मिनट के बाद इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। यह बोल वॉशरूम में चला जाता है। वही श्रुति का मुंह बन जाता है जैसे ये सब उसके लिए रोज रोज का था और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक दर्द था। वही काका श्रुति के सिर को सहलाते हुए, बेटिया जब आप जानती है कि वह आपके साथ ऐसी बदतमीजी करते हैं तो क्यों आती है आप उनके पास। ये सुनते ही श्रुति काका को पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोलती है, काका यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो वह तो आप पर भी चिल्लाते हैं, भला बुरा बोलते हैं, फिर आप क्यों छोड़कर नहीं जाते। ये सुनते ही काका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुझे नहीं पता आप दोनों का क्या अंजाम होगा, पर मैंने आपको सच्ची मोहब्बत करते हुए देखा हूं और मैं सच में खुश हो जाऊंगा यदि भैरव आपको अपना ले तो उनकी जिंदगी भी कुछ आसान हो जाए। तभी श्रुति डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए बोलती है, वो तो पक्का होगा, वैसे आपने क्या लंच बनाया है, मुझे भी खिला दो, नहीं तो वह राक्षस आएगा तो मुझे एक निवाला भी नहीं खाने देगा और उठाकर बाहर फेंक देगा। ये बोल दोनों ही हंसने लगते हैं। वही भैरव बाथरूम में जाते हुए बोलता है, लगता है बहुत जल्द तुम्हारा ये बचपना और प्यार का भूत उतारना पड़ेगा जो तुम्हारे दिल और दिमाग में ये भरा पड़ा है, उसका सिर्फ एक ही उपाय है। बोल कुछ सोच बाथरूम में नहाने लगता है। भैरव अधिराज के साथ बचपन से उसके साथ रहता था। भैरव राधिका के सबसे वफादार बॉडीगार्ड मानव रायचंद का बेटा था। राधिका के ऊपर हुए उसके अटैक पर राधिका को बचाने के लिए अपनी जान को गवा दिया था। माँ तो बचपन में ही जा चुकी थी। वही राधिका ने भैरवी की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। उन्होंने कभी भी भैरवी को किसी चीज की कमी नहीं होने दी, पर वह अपने रुडनेस के लिए हमेशा से जानी जाती थी। पर भैरवी भी अपने पिता की तरफ खुद को एक बॉडीगार्ड का बेटा समझ अपने आप को एक गुलाम ही समझता था और राधिका के लिए अपनी जान निछावर करता था। उनकी कही हुई बातें उसके लिए पत्थर की लकीर थी। वही श्रुति, प्रीत, प्रियांशु, यहाँ तक कि आरू, इन चारों की जिम्मेदारी हमेशा से भैरवी की थी। वैभव ज्यादातर अधिराज के साथ रहता था। वही अधिराज और भैरव बचपन में एक साथ पढ़े थे, दोनों में दोस्ती गहरी थी, पर भैरव कभी भी खुद को एक गुलाम से उठकर ज्यादा नहीं समझता था, जबकि अधिराज उसके साथ हमेशा ही ये काम तरह रहता था और उस पर अपनी जान न्यौछावर करता था। पर भैरव की यही आदत उसे बिल्कुल नहीं पसंद थी, क्योंकि वह उसकी मां के आगे हमेशा झुका रहता था, इसलिए अधिराज और उसमें हमेशा अनबन रहती थी और इसी कारण अधिराज और भैरवी में बहस भी हो गई थी, जिसमें कि अधिराज का साफ कहना था कि वह उसके साथ नॉर्मल रहने लगे, उसे किसी की गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। पर वह अपनी जिद नहीं छोड़ा और हार मानकर अधिराज भी उससे दूरी बनाने लगा, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई रोबोट तरीके से उसके साथ काम करे। पर अब जैसा भैरवी रहता था वैसा ही अधिराज भी धीरे धीरे अपने समय अपने पिछले दर्द से सख्त हो चला था। वही उन सब में श्रुति, जो हमेशा ही भैरवी के ऊपर डिपेंड रहती थी,
भैरवी को भी सभी बच्चे बहुत पसंद थे, पर उसे यह नहीं पता था कि श्रुति को लाड प्यार देते देते श्रुति ही उसे प्यार कर बैठेगी। पहली बार जब उसने भैरव को प्रपोज किया था तो वह 8 में पढ़ती थी। जब उसने पहली बार प्रपोज किया तो भैरव एक मजाक समझकर उसे मना कर देता है और यह बोलकर कि वह छोटी है। फिर दूसरी बार जब वह 10 में जाती है तो फिर से उसे प्रपोज करती है। भैरव फिर से यह मजाक समझकर उसे मना कर देता है। उसे लगता है कि बस ऐसे ही नए नए कॉलेज में देखकर यह सब करती है। पर हद तक तो तब हो गई जब ट्वेल्थ पास होने के बाद भी श्रुति उसके पास आकर यह बोलती है कि अब वह 18 की हो गई है और वह उसे प्यार करती है। भैरवी को गुस्सा आता है और वह उसकी नादानी समझकर उसे यह कहता है कि वह बच्ची है और ऐसी हरकतें ना करे। ये सुनते ही श्रुति को